हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को हम लोगों ने पढ़ा, उसका डेरिवेशन को भी देखा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट आपका जो केपलर्स लॉ का प्रूफ है उस चीज़ को आज हम लोग करेंगे। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है, इसका थ्योरी मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। जो बच्चे नए हैं मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो, वहाँ पर केपलर्स लॉ का तीनों थ्योरम और जो प्रूफ है 1 और 2 दोनों हम लोगों ने किया हुआ है। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका तीसरा प्रूफ। ठीक है, तीसरा प्रूफ। तो देखिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहला आपका जो लॉ था वो क्या था कि प्लैनेट जो है मान लिया जाए ये प्लैनेट है, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। किसके अराउंड में? सन के अराउंड में। सन यहाँ पे है तो ये क्या आपका प्लैनेट हो गया। प्लैनेट जो होगा वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर सन है तो दूसरा नियम क्या होगा कि इसका जो एरिया है यहाँ पर भी सेम होगा, वो कांस्टेंट होगा हर एक जगह पर। यहाँ पर भी इस ऑर्बिट में कहीं भी जो होगा आपका हर एक जगह पर आपका जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। इसमें क्या होता था कि dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट। और तीसरा नियम क्या था, तीसरा लॉ क्या था कि t² प्रोपोर्शनल A³ या फिर R³ आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर एक बुक में अलग अलग तरह से लिखा हुआ था। तो किसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। टी क्या हो गया आपका टाइम पीरियड, और आर से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या नोट किए हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस है, रेडियस बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं। ये तो हो गया जो बच्चे पिछले वीडियो में नहीं थे उनके लिए। ठीक है, जो मेरे पिछले वीडियो में थे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि t² प्रोपोर्शनल टू A³ क्या होता है। तो यहाँ से t² और t² क्या है आपका टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया, और r क्या हो गया या फिर a जो आपका है इसके बीच का डिस्टेंस, जो सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मेजर किए थे। तो आज इसी चीज़ को हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, इस चीज़ को t² प्रोपोर्शनल R³ या फिर A³। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग वर्क करते हैं। तो सेम फिगर जो हम लोगों ने सेकेंड लॉ में पढ़ा था वही फिगर यहाँ पर भी आ गया हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कुलर ऑर्बिट है ना, जो ये मूव कर रहा है सन के अराउंड। ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है जो सन के अराउंड में ये मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए इस चीज को हम लोग अब थ्योरी में लिखते हैं। थ्योरी में लिखेंगे फिर समझते भी चलेंगे। ठीक है, वी कंसीडर a planet revolving around the sun is a circular orbit of radius r। ठीक है, we consider a planet revolving around the sun is a circular orbit of radius r। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लैनेट जो होगा वो आपका सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। किसके अराउंड में? आपका सन के अराउंड में। we consider a planet revolving around the sun is a circular orbit of radius r, जिसका रेडियस क्या है, r है। ठीक है, सन के अराउंड में आपका सर्कुलर ऑर्बिट में जो प्लैनेट जो होगा वो सन के अराउंड में मूव करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, घूमेगा इस तरह से। ठीक है, जो डायरेक्शन मैंने इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आगे। यहाँ तक पैराग्राफ चेंज करके आप लोगों को लिखना है, कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में लिखते भी चलना है। सिंस ग्रेविटेशनल forces of attraction of the sun given the necessary centripetal force to the planet। देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो उसको यहाँ पर आप सिंपल याद रखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा कि जी आपका कैपिटल M स्मॉल m बाय
आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन गिवन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द प्लैनेट। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सन और प्लैनेट के बीच में अट्रैक्शन होगा वो क्या किसके इक्वल में होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टू द प्लैनेट, ठीक है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे यहाँ से हम लोग रफ करते हैं, जो नहीं लिख पाए होंगे वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है, इसके कारण हम लोग को इसको रफ करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ से जो कैंसिल आउट, देखिए यहाँ पर दो चीज़ है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम। यहाँ पर हमेशा गलती होता है बच्चों का, ठीक है, कि कैपिटल एम और स्मॉल एम। यहाँ पर जो कैपिटल एम है हम लोगों ने सन के लिए लिया हुआ है, और यहाँ पर जो मास एम लिया हुआ है हम लोगों ने वो किसके लिए है, प्लैनेट के लिए है, ठीक है। प्लैनेट और सन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। यहाँ से स्मॉल एम और यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आर और इसका स्क्वायर, मतलब एक आर खत्म हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। जब वी स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जी एम बाय आर। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपल v का वैल्यू निकालें तो जी एम आर का रूट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ से v का वैल्यू फाइंड हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड निकलेगा तभी हम लोग का आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ से अब हम लिखते हैं इफ t इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन के अराउंड में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी, ठीक है। ये सर्कुलर ऑर्बिट में, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 पाई आर का यूज करेंगे, ठीक है, 2 पाई आर बाय वी। तो यहाँ से v का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। अब हम लोग टाइम पीरियड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या है कि 2 पाई आर, ये तो ऊपर सेम रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से v का वैल्यू, यहाँ से जी एम बाय आर, यहाँ पर स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटल M का। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से सबसे हम लोग का दिक्कत क्या है कि हम लोग यहाँ से रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ से रूट को जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग वर्क करेंगे, है ना। तो टी स्क्वायर यहाँ पर लिखोगे आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन स्क्वायर्स ऑन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर का हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये यहाँ एक, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ से पाई स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये जो रूट है, स्क्वायर से रूट कटेगा। अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के साथ ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जी एम बाय आर आपका बच गया। यहाँ से रूट खत्म कर दिए हम लोग, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। स्क्वायरिंग किया क्योंकि हम लोग को यहाँ से रूट को हटाना था, तभी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम आते हैं। तो यहाँ से ध्यान देना है कि टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और आपका यहाँ से जी एम बच जाएगा ना, यहाँ से जी एम इंटू, देखिए यहाँ से आपका आर, ये आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कुछ दिक्कत। चलिए यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू आपका हम लोग यहाँ पर लेते हैं वैल्यू एक कांस्टेंट, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये जो आपका टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इक्वल टू कांस्टेंट। ये टर्म जो हम लोग सेकेंड लॉ में निकाले थे, ये टर्म क्या था आपका, कांस्टेंट था। यहाँ पर ये टर्म जो दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ पर दिख रहा है कि ये 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। यहाँ से कांस्टेंट के बाद क्या करना है, जब ये कांस्टेंट हो गया तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू, ये टर्म तो आपका कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ से क्या बच गया इनटू आपका आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम लोग कांस्टेंट के टर्म को हटाएंगे, तो यहाँ से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का पावर यहाँ पर क्यूब होगा, है ना, यहाँ पर पावर क्यूब होगा। चलिए ये हो गया आपका प्रूव। तो थर्ड लॉ कितना, यही ना था हम लोग का, केप्लर्स थर्ड लॉ जो था मेरा क्या था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू
आर क्यूब। तो यहाँ से कांस्टेंट के टर्म को हटाएं, तो जब भी हम लोग कांस्टेंट के टर्म को हटाएंगे या प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं, और जब हम लोग कांस्टेंट टर्म को लाएंगे तो वहाँ से एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हटाएं तो हम लोग क्या किए, प्रोपोर्शनल टू के साइन को यूज़ किए, और जब हम लोग प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये केपलर्स का तीसरा नियम था। केपलर्स थ्योरम, केपलर्स का तीनों लॉ प्रूव हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके हिसाब से या फिर आपके 11th क्लास के लिए। ठीक है, ये सॉल्यूशंस आप लोग याद रखोगे। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या था, केपलर्स सेकंड लॉ क्या था, केपलर्स थर्ड लॉ क्या था। जो बच्चे नए हैं वो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देखें, सारा आपका सॉल्यूशन वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, लिंक हो सके तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या तो फिर मेरे पिछले वीडियोस में भी जाके देख सकते हो। सारा 11th क्लास का चैप्टर बाय चैप्टर्स, पॉइंट बाय पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह का वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर शेयर भी कर दो। जो बच्चे नए हैं वो शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो आसानी से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।